नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां पर शिवराज के 2 मंत्रियों पर छा रहा है संकट। देना पड़ सकता है पद से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है मध्य प्रदेश में उपचुनाव से ठीक पहले। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का केंद्र सरकार पर तंज, कहा दुनिया की कोरोना कैपिटल बन गया है भारत और विफलता पर जवाब दें पीएम मोदी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बेरोजगारी को लेकर उत्तर प्रदेश में हुआ योगी सरकार का जबरदस्त विरोध। समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन कर कहा कि रोजगार दो वरना कफन दो। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में बेरोजगारी चरम पर है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। शिवराज के इन 2 मंत्रियों पर संकट, देना पड़ सकता है पद से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, शिवराज सरकार में सिंधिया खेमे के 2 मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत पर इस्तीफे की तलवार लटक रही है। दोनों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 21 अक्टूबर को इन्हें मंत्री बने 6 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ये विधानसभा के सदस्य नहीं है, जबकि नियम के मुताबिक मंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के भीतर विधायक चुना जाना जरूरी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद शिवराज सरकार ने 21 अप्रैल को मंत्रिमंडल का गठन किया था। इस मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। इसमें से 2 मंत्री सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत थे। दोनों ही मंत्री पहले अपनी विधायकी छोड़ चुके थे, लिहाजा इनका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी है। लेकिन अब तक उपचुनाव नहीं हुए हैं और दोनों विधानसभा के सदस्य नहीं चुने गए हैं। 21 अक्टूबर को इनके मंत्री बनने के 6 महीने की अवधि पूरी हो रही है, लिहाजा नियम के मुताबिक उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना पड़ेगा। न्यूज 18 ने इस सिलसिले में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह से बातचीत की। एपी सिंह के मुताबिक कानूनी प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति बिना विधानसभा का सदस्य चुने हुए केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर बना रह सकता है। लिहाजा किसी भी व्यक्ति का मंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना जरूरी है। एक विकल्प इसमें यह हो सकता है कि संबंधित व्यक्ति 6 महीने की अवधि में अपना इस्तीफा दे और बाद में दोबारा मंत्री पद की शपथ ले ले। हालांकि विधानसभा का सदस्य चुने बिना यह प्रावधान भी केवल 2 बार ही लागू हो सकता है, उसके बाद उसे चुनाव जीतना जरूरी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर तंज, दुनिया की कोरोना कैपिटल बना भारत, विफलता पर जवाब दे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने भारत को दुनिया का कोरोना कैपिटल बताया है। कांग्रेस ने कहा कि इससे कारगर ढंग से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विफल रहे हैं और उन्हें जवाब देना चाहिए। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 40 लाख के पार चले जाने के बाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से यह सवाल भी किया कि कोरोना पर नियंत्रण कैसे पाया जाएगा और डूबती अर्थव्यवस्था को कैसे उबारा जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, कोरोना से युद्ध जीतने में 21 दिन लगेंगे। 166 दिन बाद भी समूचे देश में कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी है, लोग मर रहे हैं, पर मोदी जी मोर को दाना खिला रहे हैं। कोरोना से युद्ध तो जारी है, पर सेनापति नदारद है। सुरजेवाला ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारत आज दुनिया की कोरोना कैपिटल बन गया है। कोरोना महामारी के संक्रमण में भारत दुनिया में अब दूसरे स्थान पर है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 90,633 मामले सामने आए हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 29 दिन में भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 20 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गए। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण और भी खतरनाक हो सकता है। 30 नवंबर कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ हो सकते हैं। 30 दिसंबर तक कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1.40 करोड़ हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर विचार विमर्श के मात्र 3 घंटे के नोटिस पर लागू किए गए लॉकडाउन से कोरोना महामारी रुकी नहीं, बल्कि इसने देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के रोजगार की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। इसका कारण ये प्रधानमंत्री की विफल नेतृत्व है। सुरजेवाला ने सवाल किया कि नेतृत्व की इस विफलता का मोदी जी जवाब दे, देश को बताएं कि कोरोना पर नियंत्रण कैसे पाया जाएगा, कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति पर कैसे काबू पाएंगे, कोरोना संक्रमण को करोड़ों में जाने से कैसे रोकेंगे, कोरोना से हो रही बेतहाशा मौतों पर कैसे नियंत्रण होगा, डूबती अर्थव्यवस्था को कैसे उबारेंगे, क्या कोई हल है या फिर भगवान पर इल्जाम लगा देंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 90,802 मामले सामने आने के बाद सोमवार को इस बीमारी के कुल मरीजों की संख्या 42,04,613 हो गई, जबकि पिछले 24 घंटों में 1,016 लोगों की मौत के साथ मृतक संख्या बढ़कर 71,642 हो गई है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बेरोजगारी को लेकर समाजवादी पार्टी का योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, लगे रोजगार दो या कफन दो के नारे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कफन ओढ़कर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं की रोजगार की मांग करते हुए नारा लगाया, रोजगार दो या कफन दो। इस दौरान युवा कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए और कफन को ओढ़ लिया। उन्होंने योगी सरकार को संदेश दिया कि वो बेरोजगारी के मुद्दे को इसी तरह उठाते रहेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। सपा कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में निजी कंपनियों को कारोबार थमाकर सरकार ने रोजगार के अवसर खत्म कर दिए हैं। निजी कंपनियां भी अब पैसा नहीं देती और मनमाने तरीके से छटनी करती है। इन युवाओं ने खत्म होते रोजगार और बढ़ती बेरोजगारी के संदर्भ में ही रोजगार दो नहीं तो कफन दो का नारा लगाया। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष आशीष सिंह आर्यन ने कहा कि लॉकडाउन ने पूरे देश की कमर तोड़ दी। उत्तर प्रदेश में भी मंदी चरम पर है, लोग बेरोजगार हो गए हैं और भुखमरी की कगार पर है। इतने बुरे हालातों में भी सरकार सो रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वो हमें रोजगार दे, नहीं तो कफन दे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना मामलों में भारत के दूसरे स्थान पर आने से अखिलेश का वार, भाजपा सरकार के दावों की खुली पोल। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमित मरीजों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 2 दिन से 90,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच कोरोना वायरस के मामलों में भारत के दुनिया के सभी देशों में दूसरे स्थान पर पहुंच जाने पर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप से जनता का डेटा तो ले लिया, पर ऐप कोरोना वायरस के नियंत्रण में असफल रहा। यादव ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा, कोरोना पीड़ितों के मामले में भारत ने दुनिया में नंबर 2 बनकर भाजपा सरकार के दावों की पोल खोल दी है। सरकार ने आरोग्य सेतु से जनता का डेटा तो ले लिया, पर यह ऐप कोरोना वायरस के नियंत्रण में असफल रहा। उन्होंने कहा, भाजपा के थाली ताली व दिए जलाने के इवेंट मैनेजमेंट के नाटक का सच भी अब जनता के सामने है। देश में एक दिन में 90,802 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद सोमवार को कोविड-19 मरीजों की संख्या 42 लाख के पार चली गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बस चंद मित्रों का विकास जो है मोदी जी के खास, निजीकरण पर राहुल का पीएम पर तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना संकट के साथ ही बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की बेहाल होती स्थिति पर पीएम मोदी के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। राहुल गांधी ने अब सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आज देश मोदी सरकार निर्मित कई आपदाएं झेल रहा है, जिनमें से एक है अनावश्यक निजीकरण। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि आज युवा नौकरी चाहते हैं, पर मोदी सरकार पीएसयूज का निजीकरण करके रोजगार व जमा पूंजी नष्ट कर रही है। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि इसके क्या फायदे होने जा रहा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लिखा कि बस चंद मित्रों का विकास जो है मोदी जी के खास। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से निजीकरण बंद करने के साथ ही सरकारी नौकरियों को बचाने की बात कही। इससे पहले कांग्रेस नेता ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट को लेकर सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मौजूदा समय में देश हर गलत दौड़ में आगे है। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने के बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। हर गलत दौड़ में देश आगे है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े हो या जीडीपी में गिरावट, मालूम हो कि पिछले कुछ समय से मोदी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए की खटपट जारी, चिराग ने नीतीश को लिखा कड़ा खत, 1 साल में सीएम से एलजेपी अध्यक्ष की एक ही बार बात। जी हां दोस्तों, सोमवार यानी कि आज लोजपा की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में इस बात पर फैसला किया जा सकता है कि लोजपा नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेगी या नहीं। रविवार की शाम को लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने सीएम से बीते 15 सालों में मारे गए दलितों की परिजनों को नौकरी देने की मांग की है। बता दें कि नीतीश कुमार ने हाल ही में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह ऐसा नियम बनाए जिसके तहत SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति की हत्या पर उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान हो। चिराग पासवान ने अपने पत्र में लिखा है कि यदि नीतीश कुमार के बीते 15 साल के कार्यकाल में सभी मारे गए दलितों के परिजनों को नौकरी नहीं दी जाती है तो उक्त ऐलान सिर्फ चुनावी स्टंट लगेगा। चिराग पासवान ने दलित समुदाय से किए गए वादे भी पूरे नहीं किए जाने का नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है। पत्र में चिराग ने लिखा कि यह वही सरकार है जिसने वादा किया था कि दलित परिवारों को 3 डेसिमल जमीन दी जाएगी, लेकिन दलितों में इस बात की नाराजगी है कि अभी तक सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। चिराग ने लिखा कि लोग मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या दलितों की हत्या पर परिजनों को मिलने वाली नौकरी भी चुनावी स्टंट तो नहीं है। गौरतलब है कि लोजपा और जेडीयू के बीच बीते कुछ समय से तनातनी चल रही है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, दागे 10 तीखे सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल के प्रमुख नीतीश कुमार सोमवार को अपनी पार्टी के लिए पहली आभासी रैली आयोजित करके अपना अभियान शुरू करने वाले हैं। इधर इस आभासी रैली से पहले ही विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 10 सवाल पूछकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। इन दिनों तेजस्वी चुनावी शोर को भांपते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सरकार की आलोचना कर रहे हैं। तेजस्वी ने सोमवार सुबह एक बयान जारी कर मुख्यमंत्री से 10 सवाल पूछे। तेजस्वी ने पूछा है कि पिछले 15 वर्षों के आपके कार्यकाल में बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और पलायन क्यों बढ़ा है और बेरोजगारी की दर बिहार में 46.6% क्यों है? बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों है? मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार तेजस्वी ने नीतीश पर कटाक्ष करते हुए कहा, पूरे देश ने 1 मार्च को गांधी मैदान में नीतीश कुमार की वास्तविक रैली के भाग्य को देखा। खैर, हम उन्हें आभासी के बहाने वास्तविक मुद्दों से दूर नहीं होने देंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री सोमवार की रैली में इन सवालों का जवाब जरूर देंगे। राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी ने बिहार के पिछड़ेपन के कारणों पर भी सवाल उठाया। बिहार सभी नीति आयोग सूचकांकों पर साल दर साल क्यों पिछड़ता गया? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और सतत विकास सूचकांक के आधार पर बिहार को कैसे मिला अंतिम रैंक? किसे दोष देना है? उन्होंने सरकार पर अपने सवालों की सूची में 58 घोटाले करने का आरोप लगाया है। चुनाव पूर्व सवालों के जरिए नीतीश पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने सवाल किया कि आपके कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़े? उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के अनुसार बिहार में दलितों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध है। तेजस्वी ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी मानक संस्थानों जैसे कि एनसीआरबी, नीति आयोग के अनुसार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर क्यों है? मुख्यमंत्री पर जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने पूछा, 2013-2017 में जनादेश का अपमान क्यों किया? व्यक्तिगत व्यक्तित्व को छोड़कर बिहार का क्या हुआ? कृपया विस्तृत जानकारी बिहार को दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू का नीतीश पर तंज, कहा वर्चुअल नहीं एक्चुअल में बताओ। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार आज वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। इस वर्चुअल रैली के जरिए ही नीतीश चुनावी शंखनाद करेंगे। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल वर्चुअल रैली को लेकर जेडीयू पर हमलावर है और नीतीश कुमार से एक्चुअल काम बताने की मांग कर रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा कि 15 सालों में क्या क्या काम किया दिखाओ, वर्चुअल नहीं एक्चुअल में बताओ। इस ट्वीट में लालू ने एक कार्टून भी शेयर किया है। इस कार्टून में नीतीश कुमार को चुनावी चूर्ण बताते हुए दिखाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अर्थव्यवस्था की बर्बादी का अलार्म है जीडीपी के आंकड़े, राहत पैकेज ही है पार पाने का तरीका। रघुराम राजन। जी हां दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। देश के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी की विकास दर में लॉकडाउन के शुरुआती महीनों वाली तिमाही में जबरदस्त गिरावट देखी गई। यूं तो पिछले कई सालों से अर्थव्यवस्था की स्थिति सही नहीं थी। ऐसे में कोरोना के कारण बिना प्लानिंग के लगाए गए लॉकडाउन ने आग में घी डालने का काम कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि 2020-21 वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच विकास दर में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। वहीं कई लोग मोदी सरकार को इससे पार पाने का सुझाव भी दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व वित्त मंत्री अर्थशास्त्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बाद अब रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी मोदी सरकार को सलाह दी है। साथ ही जीडीपी के आंकड़ों से सभी को अलर्ट होने को भी कहा है। राजन ने अपने लिंक्डइन पेज पर एक पोस्ट में लिखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका और इटली से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये दोनों देश कोरोना वायरस महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। उन्होंने कहा कि जब इनफॉर्मल सेक्टर के आंकड़े जोड़े जाएंगे तो अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट और बदतर हो सकती है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने आगे कहा है कि जब तक कोरोना पर काबू नहीं पाया जाता है तब तक भारत में विवेकाधीन खर्च की स्थिति कमजोर बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक जो राहत दी वह नाकाफी है। सरकार भविष्य में प्रोत्साहन पैकेज देने के लिए आज संसाधनों को बचाने की रणनीति पर चल रही है जो आत्मघाती है। रघुराम राजन ने आगे कहा कि सरकारी अधिकारी सोच रहे हैं कि कोविड-19 पर काबू पाए जाने के बाद राहत पैकेज देंगे। वे स्थिति की गंभीरता को कमतर आंक रहे हैं, तब तक अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गवर्नमेंट के पास किसी संकट का समाधान नहीं, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश को संकट में तो पहुंचा देती है, लेकिन समस्या के समाधान की उसके पास कोई योजना नहीं होती है। श्री गांधी ने सोमवार को यहां कहा कि यह सरकार समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करने की बजाय गलत दौड़ में शामिल हो जाती है और गलत तरीके से अपनी उपलब्धियां गिनाने लगती है। कोरोना महामारी और वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी में भी वह
यही कर रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने की बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। हर गलत दौड़ में देश आगे है, कोरोना संक्रमण के आंकड़े हो या जीडीपी में गिरावट। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर भी पोस्ट की जिसमें लिखा है, कोरोना के बिगड़ते हालात, कफन के लिए लग रही है कतार। बेचने वाले बोले, जीवन में ऐसी पहली बार देखा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना मामले और जीडीपी पर राहुल गांधी ने सरकार पर किया कटाक्ष, कहा हर गलत दौड़ में देश आगे है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट को लेकर सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मौजूदा समय में देश हर गलत दौड़ में आगे है। बता दें कि देश में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। वहीं जीडीपी में 23.9% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, मोदी सरकार देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने के बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। हर गलत दौड़ में देश आगे है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े हो या जीडीपी में गिरावट, भारत की आर्थिक विकास दर में अप्रैल से जून की तिमाही में रिकॉर्ड गिरावट आई है। इस अवधि में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 23.9% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस तिमाही में 2 महीने यानी अप्रैल और मई में लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप रही है और जून में भी इसमें थोड़ी ही रफ्तार मिल पाई। इससे पहले राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, जीएसटी कोई कर प्रणाली नहीं बल्कि भारत के गरीबों और छोटे एवं मझोले व्यवसायों पर हमला है। उन्होंने सभी से इसके खिलाफ खड़े होने की अपील की। गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार देते हुए कहा कि यह भारत की असंगठित अर्थव्यवस्था पर दूसरा बड़ा हमला है और यह पूरी तरह से विफल रहा है। उन्होंने पहले कहा था कि नोटबंदी अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र पर पहला हमला था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रघुराम राजन बोले, और ज्यादा खराब हो सकते हैं देश के आर्थिक हालात। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में अभी और ज्यादा गिरावट आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट में रघुराम राजन ने कहा है कि जीडीपी में जिस तरह की गिरावट दिखी है उसको लेकर सरकार को बहुत गंभीरता से कदम उठाने होंगे। अगर जरूरी कदम न उठाए गए तो और ज्यादा नुकसान आर्थिक मोर्चे पर देश का होगा। जीडीपी के आंकड़े हमारे लिए अलर्ट। रघुराम राजन का कहना है कि देश की जीडीपी के आंकड़ों को देखकर सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका और इटली से भी ज्यादा नुकसान हुआ है, जबकि अमेरिका और इटली कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित होने वाले प्रमुख देश हैं। उन्होंने कहा कि जब इनफॉर्मल सेक्टर के आंकड़े जोड़े जाएंगे तो इकोनॉमी में 23.9% की गिरावट और बदतर हो सकती है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में ज्यादा नुकसान हुआ है। राजन ने कहा, सरकार ने अब तक जो राहत दी है वह नाकाफी है। सरकार भविष्य में प्रोत्साहन पैकेज देने के लिए आज संसाधनों को बचाने की रणनीति पर चल रही है जो आत्मघाती है। सरकारी अधिकारी सोच रहे हैं कि वायरस पर काबू पाए जाने के बाद राहत पैकेज देंगे। वे स्थिति की गंभीरता को कमतर आंक रहे हैं। तब तक इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो जाएगा। राहत के अभाव में छोटी और मझोली कंपनियां अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाएंगी, उनका कर्ज बढ़ता जाएगा और अंत में वे बंद हो जाएंगी। इस तरह जब तक वायरस पर काबू होगा तब तक इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीएसएफ डीजी बोले, सीमा पर चीन पाकिस्तान रच रहे साजिश, सतर्क रहना जरूरी। जी हां दोस्तों, देश इस समय कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान सीमा पर लगातार तनाव बढ़ाए हुए हैं। इसी बीच भारत के बीएसएफ डीजी राकेश अस्थाना ने एलओसी का दौरा किया है। अपने दौरे के बाद बीएसएफ डीजी का कहना है कि हमारा पड़ोसी देश हमारे लिए खतरा बने हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, चिराग पासवान का एक और पत्र जिसका जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं। जी हां दोस्तों, चिराग पासवान के एक पत्र का जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं है। दलितों ने चिराग पासवान के सामने नीतीश कुमार के फैसले पर उठाए सवाल हैं, जिसके बाद चिराग ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। चिराग पासवान ने कहा है कि यदि चुनावी घोषणा नहीं है तो पिछले 15 साल में जितने भी दलितों की हत्याएं हुई हैं उन सभी के परिजनों को सरकार नौकरी दे। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने दलित की हत्या होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि SC/ST समाज का कहना है कि इसके पूर्व 3 डिसमिल जमीन देने का वादा भी सरकार ने पूरा नहीं किया था, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति समाज को निराशा हुई थी। हत्या एक अपराध है और अपराधियों में डर न्याय प्रक्रिया का होना चाहिए ताकि हत्या जैसे जघन्य अपराध से बचें। चिराग पासवान ने नीतीश से कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति ही नहीं बल्कि किसी वर्ग के किसी भी व्यक्ति की हत्या ना हो। इस दिशा में भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है। पिछले 15 सालों में जितने भी SC/ST समुदाय के लोगों की हत्या के मामले न्यायालय में लंबित हैं, उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा जाए। इन दोनों मांगों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी सहमत है। लोजपा की यह मांग मांगने से सरकार पर संपूर्ण बिहार का विश्वास बढ़ेगा, अन्यथा जनता इसको मात्र चुनावी घोषणा मानेगी।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हम के पोस्टर में चिराग को छोड़ पूरा एनडीए। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की डोर से बंधे दलों के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एनडीए के घटक दल एलजेपी और हम के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। चिराग के नारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के जवाब में मांझी की पार्टी ने फर्स्ट बिहार नीतीश कुमार का नारा दिया है। पोस्टर में चिराग पासवान और उनकी पार्टी को छोड़कर पूरा एनडीए है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को सीएम नीतीश से मुलाकात के दूसरे दिन सधे और सटीक अंदाज में जो तीर छोड़ा है उसे जेडीयू की परिपक्व रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। 4 सितंबर को एलजेपी ने पोस्टर जारी किया था। ध्येय वाक्य था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसमें बिहार की माटी से जुड़े सियासी हस्तियां के फोटो हैं। पार्टी के प्रमुख सांसद नेता के साथ आदमकद में चिराग की तस्वीर है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पोस्टर की पंचलाइन है फर्स्ट बिहार नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने पर बधाई के इस पोस्टर में चिराग को छोड़कर पूरा एनडीए है। पोस्टर में एक और पीएम तो दूसरी ओर सीएम की समान आकार में तस्वीर है। इनके बीच में डिप्टी सीएम सुशील मोदी के साथ हम पार्टी के पदाधिकारियों की तस्वीरें हैं। पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि पोस्टर में केवल उनको जगह दी है जो नीतीश के काम में विश्वास रखते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।